हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रियंका। वेलकम टू योर चैनल फॉर मैथ्स लर्नर्स। आज हम मैथ्स पेडागोजी के पीवाईक्यू क्वेश्चंस देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, एनसीएफ नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005 ने डैश पे बल दिया है। ऑप्शन ए, बच्चों को सभी फॉर्मूले याद करने चाहिए। कोई भी एजुकेशन पॉलिसी याद करने पे जोर नहीं देती, बच्चों को समझाने पे जोर देती है। तो ऑप्शन ए गलत है। ठीक है। ऑप्शन बी, शिक्षकों को कक्षा में हर बच्चे को इस विश्वास में शामिल नहीं करना चाहिए कि कोई भी गणित सीख सकता है, मतलब ये तो बच्चों को डिमोटिवेट करना जैसा हो गया ना। तो ऑप्शन बी भी गलत है। ऑप्शन सी, गणित सूत्रों और यांत्रिक प्रक्रियाओं से कहीं अधिक है। हाँ है, गणित सूत्रों और यांत्रिक प्रक्रियाओं से कहीं अधिक है। हम गणित का यूज अपनी डेली लाइफ में भी करते ही हैं, तो वहाँ तो हम कोई फॉर्मूला और टेक्नोलॉजी नहीं लगाते ना। तो ये सूत्रों और यांत्रिक प्रक्रियाओं से कहीं अधिक है गणित। ठीक है, ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन डी, गणित केवल सीखे हुए सिद्धांतों और सूत्रों का अनुप्रयोग है। केवल सीखे हुए सिद्धांतों और सूत्रों का अनुप्रयोग तो बस नहीं है। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। ये केवल वर्ड ना जहाँ भी आ जाता है तो वो ऑप्शन हमारा रॉन्ग होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही होगा। सेकंड क्वेश्चन देखें। सेकंड क्वेश्चन प्राइम नंबर से है। ठीक है, एक प्राइम नंबर है। ऑप्शन ए धनात्मक पूर्णांक नहीं है, एक पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। ये तो गलत हो गया। पॉजिटिव इंटीजर होते हैं प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये सब क्या होती है? ये सब प्राइम नंबर होते हैं ना। तो ये क्या है? पॉजिटिव इंटीजर ही तो है। 2, 3, 5 ये सब पॉजिटिव इंटीजर ही है ना। तो ऑप्शन ए धनात्मक पूर्णांक नहीं है कह रहा है, मतलब कि पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, गलत है। ऑप्शन बी, कोई विभाजक नहीं है। 2, 3 ये सब के विभाजक मतलब डिवाइजर होते हैं ना। 2 का डिवाइजर क्या होगा? 2 होगा और 1 होगा। ठीक है, 3 का डिवाइजर होगा 3 और 1। प्राइम नंबर के भी डिवाइजर होते हैं। और ऑप्शन बी क्या कह रहा है? नहीं होते हैं। तो ऑप्शन बी भी गलत हो गया। ऑप्शन सी, विभाजक के रूप में केवल 1 और स्वयं है। हाँ, डिवाइजर के रूप में 3, जैसे 3 का डिवाइजर 3 और 1 ये तो है ही। तो ये ऑप्शन सही है। स्वयं वो नंबर होता है और 1 होता है। ऑप्शन सी सही है। प्राइम नंबर के 2 फैक्टर होते हैं ना, एक तो वो खुद नंबर और दूसरा 1। तो वो फैक्टर मतलब कि गुणनखंड होते हैं। तो यहाँ पे विभाजक मतलब डिवाइजर पूछा गया, तो डिवाइजर भी तो है और ये डिवाइजर होंगे ना। 3 को 3 डिवाइड कर देगा और 3 को 1 भी डिवाइड कर देगा। ठीक है, 3 बार में करेगा 1, बट करेगा तो ये ऑप्शन बी सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है। डी, 2 से अधिक विभाजक नहीं, 2 से ज़्यादा डिवाइजर नहीं होते हैं प्राइम नंबर के। ठीक है, तो ऑप्शन डी भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन सी सही आंसर होगा। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन देखें। थर्ड क्वेश्चन क्या है? ये थर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, निम्नलिखित में किसने गणितीय खगोल विज्ञान मतलब कि मैथमेटिकल एस्ट्रोनॉमी के क्षेत्र में काम किया है? आर्यभट्ट, बी भास्कर वन, सी रामानुजन, डी महावीर। आर्यभट्ट जी ने मैथमेटिकल एस्ट्रोनॉमी के क्षेत्र में बहुत काम किया है, बट यहाँ पे सीटेट ने ऑफिशियल आंसर भास्कर जी को लिया, भास्कर 1 को लिया है। ठीक है, तो ऑप्शन बी के साथ जाएंगे हम, 1 के साथ नहीं जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही होगा इसका आंसर। फोर्थ क्वेश्चन देखें। फोर्थ क्वेश्चन ये है। ठीक है, एक शिक्षिका गणित कक्षा में रोल प्ले विधि का मतलब कि भूमिका निर्वाह विधि का उपयोग करती है। इसका उद्देश्य है ए, बच्चों को व्यस्त रखना। रोल प्ले विधि का यूज इसलिए तो नहीं कर रही है ना टीचर कि बच्चों को व्यस्त रखा जा सके, नहीं, ये ऑप्शन ठीक नहीं है। ऑप्शन बी, विचारों का बहिर्वेशन। यहाँ ये नेगेटिव वर्ड लग रहा है बहिर्वेशन, बट यहाँ ये नेगेटिव वर्ड नहीं है। इसका मतलब है प्रोजेक्टिंग आइडियाज़ डेवलप करना चाह रही है एक टीचर। ठीक है, बच्चों में प्रोजेक्टिंग आइडियाज़ डेवलप करना चाह रही है, तो ये ऑप्शन तो सही होगा। ठीक है, विचारों का बहिर्वेशन करना चाह रही है, तो ऑप्शन बी सही लग रहा है। तो भी हम देखेंगे थर्ड और फोर्थ। थर्ड ऑप्शन है बच्चों का मनोरंजन। बच्चों का मनोरंजन होगा, बट ये मनोरंजन ही करना चाह रही है, ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, बच्चे मनोरंजन, थोड़ा बहुत मनोरंजन से एक टीचर पढ़ा सकती है बच्चों को, बट बस मनोरंजन ही करना चाह रही है, नहीं, इससे बेटर ऑप्शन है, तो बी के साथ जाएंगे हम। ठीक है, डी ऑप्शन, अनुशासन बनाए रखना। अनुशासन बनाकर ही रखेंगे तो सिखा नहीं पाएगी एक टीचर,
तो अनुशासन बनाए रखना ज़रूरी है, बट अनुशासन ही बनाए रखना ये ठीक नहीं होगा, तो ऑप्शन बी सही होगा, ऑप्शन डी नहीं। ठीक है, आंसर बी के साथ जाएंगे हम। अब 5th नंबर के क्वेश्चन को देखें, ये है एनईपी से है। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 के अनुसार देश भर में विभिन्न विषयों में ओलंपियाड और प्रतियोगिताएं डैश होगी। ठीक है, कंपटीशन प्रतियोगिताएं, है ना, ये नेगेटिव वर्ड माना जाता है, बट यहाँ पे पॉजिटिव सेंस में लिया गया है। तो स्कूल्स में ओलंपियाड कंपटीशन होते रहने चाहिए, इससे बच्चा इंकरेज होते हैं, इससे बच्चे इंकरेज होते हैं, मोटिवेट होते हैं और फिर खुद को बेटर बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ओलंपियाड और प्रतियोगिताएं डैश होगी, सरल होगी नहीं, मजबूत होगी, हाँ मजबूत होगी, इससे हतोत्साहित नहीं, ये तो नेगेटिव हो गया। ठीक है, कम होगी नहीं, यहाँ पे पॉजिटिव सेंस में लिया गया है कंपटीशन को, इसलिए मजबूत होगी, ऑप्शन बी के साथ जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन बी आंसर सही है, ऑप्शन बी सही है। ठीक है, 6th क्वेश्चन देखें। 6th क्वेश्चन क्या है, ये प्राइमरी लेवल का। ठीक है, क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक कक्षा के छात्रों के आकलन की उपयुक्त विधि नहीं है। प्राइमरी लेवल के कक्षा के छात्रों के आकलन की उपयुक्त विधि नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन ए, एक परीक्षा जो कि तथ्यों और सूत्रों को स्मरण करने पर आधारित है। तथ्यों और सूत्रों को स्मरण करने पर मतलब याद करवाने पे नहीं, ये ऑप्शन ठीक नहीं है। ठीक है, ऑप्शन बी, बच्चों के अधिगम के स्तरों के अनुसार एक व्यक्तिपरक परीक्षा मतलब कि सब्जेक्टिव टेस्ट के अकॉर्डिंग लर्निंग कराना बच्चों को, ये तो ठीक लग रहा है। ठीक है, तो भी देखेंगे। 3rd, आकलन के लिए ICT इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पर आधारित उपकरणों मतलब टूल्स का यूज़ कर सिखाना, ये भी सही। आज हम भी तो इलेक्ट्रॉनिक टूल्स के माध्यम से ही पढ़ा पा रहे, तो ऑप्शन सी भी सही लग रहा है। ऑप्शन डी, अवधारणा मानचित्र कॉन्सेप्ट मैप का यूज़, ये भी सही है। हमें बताना क्या है, उपयुक्त विधि नहीं है, हाँ, तो ऑप्शन ए ये गलत है और हमसे गलत ही पूछा गया ना, बाकी ये 3 ऑप्शन तो सही थे। तो एक परीक्षा जो कि तथ्यों और सूत्रों को स्मरण करने पर आधारित थी, ये ऑप्शन गलत है और हमें गलत ही बताना, तो आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, अब हम जाएंगे 7th नंबर के क्वेश्चन पे। 7th क्वेश्चन ये है। ठीक है, क्या है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। सही नहीं है। ठीक है, ए, विद्यार्थियों की त्रुटियां उनके सोचने की प्रक्रिया चिंतन के बारे में जानकारी देती है। हाँ, ये तो सही है, त्रुटियां सोचने की प्रक्रिया के और चिंतन के बारे में जानकारी देती है बच्चों के। ठीक है, ये सही है। ऑप्शन बी, गणित में त्रुटियां अधिगम का हिस्सा है। गणित में क्या, किसी भी सब्जेक्ट में त्रुटियां अधिगम का हिस्सा होती है। ठीक है, थॉमस अल्वा एडिसन ने भी जब बल्ब बनाया था तो उन्होंने भी एक बार में बनाया नहीं था, उन्होंने भी गलतियाँ की थी और उसी से उन्होंने सीखा था। ठीक है, तो ऑप्शन बी भी सही है। ऑप्शन सी क्या है, गणित में त्रुटियां शिक्षकों को उनके पाठ्य की योजना बनाने में मदद करती है। हाँ, ये टीचर्स के लिए भी सहायक होता है त्रुटियां। ठीक है, ऑप्शन डी, विद्यार्थियों की त्रुटियों को अनदेखा कर देना चाहिए। विद्यार्थियों की गलतियों को अनदेखा नहीं करना है, उन्हें सिखाना है। ठीक है, अनदेखा कर देना चाहिए क्योंकि त्रुटियों की ओर इशारा उनको प्रेरणाहीन करेगा। नहीं, ये गलत है, त्रुटियां सही है। त्रुटियां अगर वो गलती नहीं करेंगे बच्चे तो सीख कहाँ से पाएंगे, तो अनदेखा भी नहीं करना है, तो ऑप्शन डी ये गलत होगा और हमसे गलत ही पूछा गया था ना। हाँ, सही नहीं है, तो ऑप्शन ये 4th आंसर होगा। ठीक है, ये सब ऑप्शन 1st, 2nd, 3rd सही है, बट हमसे गलत पूछा गया था, तो ऑप्शन डी के साथ जाएंगे। ठीक है, 8th क्वेश्चन देखें अब। 8th क्वेश्चन है ये। ठीक है, बच्चों का गणितीय अवधारणाओं का पूर्व ज्ञान आकलन के लिए महत्वपूर्ण है। 8th नंबर का क्वेश्चन है, तो क्या है, ऑप्शन ए, यह गणितीय तथ्यों को स्मरण करने में सहायता करता। तथ्यों को स्मरण करने में मतलब याद करने में, ये तो गलत लग रहा है, नेगेटिव है। ठीक है, 2nd, गणित अन्य विषयों के साथ एकीकृत है। हाँ, अन्य विषयों के साथ भी कनेक्टेड होता है मैथ्स, तो ये तो सही लग रहा है। ठीक है, ऑप्शन सी, यह योगात्मक आकलन में सहायक होता है मतलब कि समेटिव असेसमेंट में सहायक
नहीं होता है ये, तो यहाँ पे सहायक होता है कह रहा है, नहीं। फॉर्मेटिव असेसमेंट में मतलब कि रचनात्मक आकलन में सहायक होता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि यहाँ पे योगात्मक आकलन में सहायक मतलब कि समेटिव असेसमेंट में सहायक बताया जा रहा है थर्ड ऑप्शन में, तो ये ऑप्शन गलत है, ठीक है। फोर्थ है, गणितीय अवधारणाओं की प्रकृति श्रेणीबद्ध है। श्रेणीबद्ध है, हाँ, क्योंकि गणित में हम कनेक्ट कर ही तो पढ़ पाते हैं, चाहे पढ़ा पाते हैं। गणित की प्रकृति श्रेणीबद्ध मतलब कि हायरार्किकल होती है। मैथ्स की एक क्लास को मिस कर देते हैं तो फिर समझाने में प्रॉब्लम होती है ना, चाहे समझने में प्रॉब्लम होती है। तो इसका मतलब है कि गणित की अवधारणा श्रेणीबद्ध है, तो ऑप्शन डी सही है। और हमें पूर्व ज्ञान के आकलन के लिए महत्वपूर्ण है, तो ऑप्शन बी सही था, एकीकृत समाकलित है। बट हमें गणित की अवधारणा की पूर्व ज्ञान की बात इसमें की गई थी, तो हम डी के साथ जाएंगे, ठीक है, बी के साथ नहीं जाएंगे। और ए तो वैसे भी गलत था, सी ये भी गलत था, बी सही था, बट हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर लेना है, तो गणितीय अवधारणाओं की प्रकृति श्रेणीबद्ध है, ठीक है, ये ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी सही होगा। 9th क्वेश्चन क्या है, ये 9th क्वेश्चन ये है, गणितीय अधिगम सामग्री ए सूत्र के प्रदर्शन में शिक्षकों की मदद करता है, हाँ करता है, ठीक है, ये सही है। बी स्वतः अधिगम में विद्यार्थियों की मदद करता है, हाँ ठीक है, ये भी। सी निर्देश देने में शिक्षकों की मदद करती है, हाँ ये भी सही है, ठीक है। गणितीय अधिगम सामग्री के बारे में है ना, तो ये सी भी सही है। डी कक्षा में अधिगम वातावरण का निर्माण करने में मदद करती है, ऑप्शन डी भी सही है। तो पूरे ऑप्शन हमारे सही है, बट ऑप्शन क्या है, ए में सी और डी, बी में ए और बी है, सी में बी और डी है, मतलब दो ऑप्शन लेने ही हैं। तो पेडागोजी में होता है कि चारों ऑप्शन हमारे सही हो, बट हमें क्या करना रहता है, उसमें बेटर ऑप्शन मतलब जो सबसे अच्छा ऑप्शन है उसे देखना होता है। तो यहाँ पे दो ऑप्शन तो लिया ही जा रहा है, तो हम दो ऑप्शन बेटर कौन सा लेंगे, तो हम बच्चे के लिए मतलब जो बच्चे के लिए अच्छा हो उस ऑप्शन को लेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट है सूत्र के प्रदर्शन में शिक्षक के बारे में नहीं, पूरी एजुकेशन पॉलिसी बच्चों पे फोकस करती है, बच्चों की भलाई के लिए देखती है, ठीक है, हर चीज़। तो ऑप्शन ए तो नहीं, यहाँ पे टीचर्स की हेल्प कर रही है, नहीं। ऑप्शन बी स्वतः अधिगम में विद्यार्थियों की मदद, हाँ ये ऑप्शन ज़्यादा बेटर है, ठीक है, बी ऑप्शन ज़्यादा बेटर है ए से। सी निर्देश देने में शिक्षकों, फिर से टीचर्स की बात हो गई, नहीं। कक्षा में अधिगम वातावरण का निर्माण करने में मदद करती है, हाँ ये ऑप्शन ज़्यादा बेटर है, ठीक है। बी और डी सही होंगे, ए और सी में टीचर्स के लिए हेल्प हो रही थी, बट हमें बच्चों के बारे में सोचना है, तो बी और डी ज़्यादा बेटर है। बी और डी किस पे है, थर्ड ऑप्शन में है, तो थर्ड ऑप्शन सही होगा, ठीक है, थर्ड ऑप्शन के साथ जाएंगे। अब 10th नंबर के क्वेश्चन को देखिए। 10th नंबर का क्वेश्चन किससे है, NCF नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क से है, ठीक है। तो क्या है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या, कौन सा नंबर, 10th नंबर का क्वेश्चन है ना। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार कक्षाओं के ऊपर किए गए शोध बताते हैं कि लड़कियों को गणित में विशेषज्ञता के योग्य न मानकर उनका काफ़ी व्यवस्थित अवमूल्यन होता है, जबकि वे गणित में अच्छा प्रदर्शन करती है। इसका सबसे उपयुक्त कारण क्या है। ऑप्शन ए गणित में लड़कियों का खराब प्रदर्शन उनके गणित के प्रति प्रचलित भय के कारण होता है। ये तो बात गलत है ना, कि कोई भी चाहे लड़का हो या लड़की हो मैथ्स से डरते नहीं हैं। जो उस सब्जेक्ट को पढ़ेगा ही नहीं, उसे उस सब्जेक्ट में डर लगेगा, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा कि भय के कारण मतलब रिजल्ट खराब आता है, नहीं, ये ऑप्शन बी, ऑप्शन ए गलत है, ठीक है, ये ऑप्शन ए गलत है। सेकंड है गणित अपनी प्रकृति द्वारा ही पुरुष प्रधान है, ये ऑप्शन भी गलत है। कोई भी सब्जेक्ट अपनी प्रकृति के कारण कोई वो नहीं होता कि पुरुष प्रधान है महिला प्रधान है, सब्जेक्ट है ये, ठीक है। तो ऑप्शन बी भी गलत है। सी समाज की लिंग संबंधी धारणाएं इस मान्यता की ओर ले जाती है कि लड़के समस्या समाधान की ज़्यादा नवीन कार्यविधियाँ उपयोग करते हैं और इसलिए उन्हें बेहतर अवधारणात्मक समझ होती है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो सी ऑप्शन है, बट ये भी सही नहीं है, ये भी गलत है, ठीक है।
लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो हम थर्ड ऑप्शन के साथ ही जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन में यही कहा गया है ना, लड़कियों को गणित में विशेषज्ञता के योग्य न मानकर उनका काफ़ी व्यवस्थित अवमूल्यन होता है जबकि वे गणित में अच्छा प्रदर्शन करती हैं। तो यहाँ पे समाज की लिंग संबंधी धारणाएं हैं, ठीक है, ये समाज की धारणाएं हैं। तो ऑप्शन सी, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन सी होगा। डी ऑप्शन है, लड़कों में गणितीय क्षमता जन्मजात होती है। जन्मजात गणितीय क्षमता तो ना ही बॉयज़ में होगी और ना ही गर्ल्स में होगी, ये धीरे धीरे डेवलप होती है, कोई जन्मजात नहीं होती कोई भी क्षमता, ठीक है। तो गणितीय क्षमता भी जन्मजात नहीं हो सकती, डेवलप बाद में धीरे धीरे डेवलप होते हैं ना कोई भी क्षमता, ठीक है। तो ऑप्शन थर्ड के साथ जाएंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ऑप्शन थर्ड भी सही नहीं है, बट क्वेश्चन में जैसा कहा गया उसके अकॉर्डिंग थर्ड आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन 11 देखेंगे अब। क्वेश्चन 11 क्या है? क्वेश्चन 11 ये है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यार्थियों के शिक्षार्थियों को भिन्न 2/3 और 4/6 के बीच तुल्यता की कल्पना करने में मदद करने का सबसे उपयुक्त तरीका है, ठीक है। ऑप्शन ए, विभाजन यानी भाग विधि का उपयोग। सेकेंड है लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम विधि का उपयोग। फ्रैक्शन में एलसीएम विधि का प्रयोग कर बच्चों को सिखाएंगे, वो तो सिखाएंगे बट बाद में सिखाएंगे, ठीक है, प्राइमरी लेवल के बच्चों के लिए नहीं है ये। थर्ड, भिन्न डिस्क का उपयोग। भिन्न डिस्क का उपयोग मतलब कि फ्रैक्शन डिस्क, जो कि फ्रैक्शन डिस्क का यूज़ कर इजली सिखाया जा सकता है, क्योंकि ये मार्केट में मिल जाते हैं आसानी से, जो कि लकड़ी या प्लास्टिक के सर्कल बने हुए होते हैं, जिससे कि प्राइमरी लेवल के बच्चों को फ्रैक्शन के बारे में बताया जा सकता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन सी बेटर है, ठीक है। ऑप्शन डी क्या है? कैलकुलेटरों का उपयोग। बच्चे को कैलकुलेटर से नहीं। और 2/3 और 4/6 ये दोनों ही सेम हैं। 2/3 ये है, ठीक है, 4/6 है, इसे 2/3 ही तो लिखेंगे, 2/3 ही होगा ना फ्रैक्शन इसका। तो फ्रैक्शन को सिखाने के लिए बच्चों के लिए सबसे बेटर ऑप्शन है कि फ्रैक्शन डिस्क का यूज़ कर सिखाया जा सके, ठीक है। तो ऑप्शन सी सही होगा, ना कि ए, बी और डी, ठीक है। सी ऑप्शन ज़्यादा सही है, फ्रैक्शन डिस्क का यूज़ कर बच्चों को फ्रैक्शन सिखा सकेंगे, ठीक है। तो अब 12th नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। 12th नंबर का क्वेश्चन क्या है? ये, गणित के शिक्षण अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पसंदीदा भाषा है? यहाँ पे अपनी पसंद नहीं बताना है, ठीक है, बच्चे के लिए जो सुटेबल है उसे बताना है गणित के शिक्षण अधिगम के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन ए अंग्रेजी, नहीं, ठीक है। बी है हिंदी, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी है मदर टंग। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी तो हमारी कहती है कि 5th या 8th तक के बच्चों को मातृभाषा में, मतलब कि मदर टंग में ही पूरी नॉलेज दिया जाए उसे स्कूल्स का। तो ऑप्शन सी ज़्यादा बेटर है, ठीक है। ऑप्शन सी ही सही आंसर होगा, क्योंकि मदर टंग में ही एजुकेशन देने की बात एनईपी में भी कहा गया है, ठीक है, ना ही हिंदी ना ही इंग्लिश। तो ऑप्शन सी सही होगा। ऑप्शन डी है बोथ ए एंड बी, ए और बी तो ये नहीं होगा, ठीक है। मदर टंग में बच्चों को एजुकेशन दिया जाना चाहिए। 13 नंबर का क्वेश्चन है ये, ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है। क्या है? 13 नंबर का क्वेश्चन, ये 13 नंबर का है, ठीक है, ये 19 नहीं है। क्या है? एक शिक्षक एक सवाल देता है, हल करने के लिए 600 + 150 + 16। यह सवाल किस पर आधारित है? तुलना पे। यहाँ पे तुलना कहाँ की जा रही है? यहाँ पे पूरे को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 766 आ जाएगा, ठीक है। पूरे को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 766 आएगा। इसी को तोड़कर, मतलब कि इसे क्या कर दिया गया है, इसे पार्टीशन में बांट दिया गया है। 766 को 600, 150, 16 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है ना। तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है? पार्टीशन किया जा रहा है 766 का। तो ऑप्शन ए क्या है? कंपैरिजन, मतलब तुलना किससे कर रहे? तुलना के लिए तो कुछ है ही नहीं, यहाँ पे एक ही नंबर है, उसे ही पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया 3 पार्ट्स में, ठीक है।
तो कंपैरिजन तो कहीं नहीं किया जा रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। बी पार्टीशन मतलब कि बांटा जा रहा है, हाँ हम देख रहे हैं 766 को 3 पार्ट्स में बांटे हैं ना, तो ऑप्शन बी सही है, ठीक है। ऑप्शन सी रिडक्शन कमी कहाँ करें, 766 है, ये नंबर को पूरे को ऐड करेंगे तो 766 ही होगा, तो कमी तो कहीं नहीं की जा रही है, तो ऑप्शन सी भी गलत है। ऑप्शन डी सब्ट्रैक्शन घटाओ, नहीं घटाना तो कहीं हो ही रहा नहीं है, क्योंकि 766 को ही ये पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, तो घटा भी नहीं रहे, तो ऑप्शन बी सही आंसर है, ठीक है। पार्टीशन किया जा रहा है इसमें, तो हम थर्ड आंसर के साथ जाए, थर्ड नंबर के ऑप्शन के साथ जाएंगे, ठीक है। 14 क्वेश्चन है ज्यामिति मतलब ज्योमेट्री से, ठीक है। क्या है, ज्यामिति में एक सूत्र स्थापित करने के लिए अनुकूल सबसे अच्छा तरीका है। ऑप्शन ए निगमन विधि मतलब कि डिडक्टिव मेथड, नहीं। ऑप्शन बी इंडक्टिव मेथड, मैथ्स में सबसे ज़्यादा हम इंडक्टिव मेथड का ही यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इंडक्टिव मेथड ही सही आंसर होगा। ज्यामिति में सूत्र स्थापित करने के लिए इंडक्टिव मेथड मतलब कि आगमन विधि का यूज़ करते हैं। डिडक्टिव मेथड में क्या होता है, इसमें हम रूल टू एग्जाम्पल जाते हैं, ठीक है। रूल टू एग्जाम्पल जाते हैं, ठीक है। इन डिडक्टिव मेथड में जाते हैं, और इंडक्टिव मेथड में एग्जाम्पल टू रूल जाते हैं। पहले एग्जाम्पल समझाते हैं, फिर रूल की ओर ले जाते हैं, ठीक है। तो मैथ्स में हम सबसे ज़्यादा इंडक्टिव मेथड का यूज़ करते हैं। सी व्याख्यान विधि मतलब कि लेक्चर मेथड का यूज़ तो हम करते ही नहीं है, ठीक है। ये ऑप्शन सी नहीं है, ऑप्शन ए भी नहीं था, क्योंकि निगमन विधि है, पहले रूल फिर एग्जाम्पल, नहीं। हम मैथ्स में पहले एग्जाम्पल समझाते हैं, एग्जाम्पल को करते हैं, फिर रूल्स की ओर ले जाते हैं, ठीक है। और कॉन्क्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट की ओर ले जाते हैं इंडक्टिव मेथड में, ठीक है। और डिडक्टिव मेथड में एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट ले जाते हैं, तो नहीं, हमें इंडक्टिव मेथड का यूज़ करना है। डी है पुस्तक से सीधे पढ़ाना, ये तो और ऑप्शन ये तो पूरा ही गलत है, मतलब कि हम बी ऑप्शन के साथ जाएंगे। बी ऑप्शन अपना बेटर है सभी ऑप्शन से, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखें, लास्ट क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन ये है गणित अवधारणाओं को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रभावी रणनीति नहीं है। यहाँ पे नहीं है, ठीक है। नहीं को कभी भी इग्नोर नहीं करेंगे, ठीक है, इससे पूरा हमारा आंसर गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए प्रदर्शन और व्यावहारिक गतिविधियाँ देखेंगे, और ऑप्शन बी वास्तविक जीवन के अनुप्रयोग और समस्या समाधान, ये तो सही है, ठीक है। रियल लाइफ से कनेक्ट कर समझाया जाए तो और ज़्यादा ये बेटर है, ठीक है। सी बिना किसी छात्र सहभागिता के व्याख्यान, बिना किसी छात्र, बच्चे ग्रुप में रह के सहयोग से ही तो सीख पाते हैं ना, तो ये ऑप्शन गलत है। हमसे पूछा गया था प्रभावी रणनीति नहीं है, तो ये ऑप्शन ज़्यादा गलत लग रहा है, ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन ए प्रदर्शन व्यावहारिक गतिविधियाँ, ये भी पॉजिटिव ही हो गया। ऑप्शन सी ये नेगेटिव सेंस में है, ठीक है। डी सहयोगात्मक शिक्षण और ग्रुप डिस्कशन, हाँ ये भी सही है, ठीक है। सहयोग और ग्रुप में ही तो बच्चा ज़्यादा सीख पाता है ना, तो ये ऑप्शन भी सही है। तो हमें गलत बताना था, मतलब प्रभावी रणनीति नहीं है, तो ऑप्शन सी ये गलत है। और बाकी ऑप्शन ये मतलब फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन और लास्ट ऑप्शन ये सही थे। ऑप्शन सी ये गलत है हमारा, और यही आंसर भी है, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस।